तो आज हम लोग क्लास 9th के संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। बस उसका एक छोटा सा परिचय देंगे और जानेंगे कि संख्या पद्धति क्या होता है, इसमें हमें किस किस नंबर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या जो 1 से अनंत तक जाती है, 1, 2, 3, 4, ये अनंत तक जाती है, इन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं। ये भी बिल्कुल प्राकृत संख्या की तरह होती है, लेकिन इसमें जीरो को इंक्लूड किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, ये भी इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, बस प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। समझने वाली बात यह है कि पूरी पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। अब हम जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर वैसी संख्या जिसके 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर मतलब वो 1 से कटे या अपने आप से कटे। वैसी संख्या जिसके 2 फैक्टर हो। वैसी संख्या जिसके 2 फैक्टर हो। एक अथवा स्वयं का नंबर। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, मतलब वो एक के पहाड़ा में तो सारे आ जाते हैं। दूसरा, वो एक सीधी सी बात में समझे कि वो किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने या एक से कटता है। वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जिसमें से हमको जानना है कि एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अब एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। फिर 3, 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 का 3 फैक्टर होता है। देखिए 1 में आएगा, 4 जो है वो 1 में आएगा, 2 के पहाड़ा में भी आएगा और 4 के पहाड़ा में। तो ये सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए। तो 2 फैक्टर में ये 3 फैक्टर का हो रहा है, इसलिए 4 जो होगा वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 1 हुआ या 5 हुआ, ये बिल्कुल अभाज्य संख्या है। उसी तरह 6 को हम चेक करते हैं, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। 2 से ज्यादा फैक्टर, जहां 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ, ठीक है, तो वह जो है अभाज्य संख्या नहीं होती। जिसमें केवल 2 फैक्टर हो, 1 और स्वयं। तो बच्चों, आपको 1 से लेके 100 तक का अभाज्य संख्या निकालना है, और इसको 1 से 100 तक आप अभाज्य संख्या लिख के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। मैं आप सभी लोगों को रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। चलिए, बस ये उसका अभाज्य का उल्टा होता है। इसमें 2 फैक्टर होते हैं और 2 से जो ज्यादा फैक्टर होगा वो भाज्य संख्या होता है। 2 से ज्यादा फैक्टर होने पर, 2 से ज्यादा फैक्टर,
ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ तो वो भाज्य संख्या हुआ। एक न तो ये भाज्य है न अभाज्य है, याद रखना, एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 देखिए 1 2 4, मतलब ये 1 के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है और 4 के पहाड़ा में। 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया तो ये भाज्य संख्या हुआ, ये भाज्य संख्या हुआ। अब हम जानेंगे कि एक इससे हमको कंक्लूजन निकलता है कि 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। ठीक है, तो जो भाज्य है उसको अगर हम छांट लेते हैं तो जितने बच गए वो क्या हो गए? भाज्य हो गए। ठीक है, एक याद रखना, एक न तो भाज्य होता है और न अभाज्य होता है। तो बच्चों अब सम संख्या के बारे में जानते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, मतलब उसको 2 से भाग देने पर शेषफल कुछ ना आए। जैसे अगर हम 16, तो 2 से 2 8 16, इसका शेषफल कितना आता है? 0। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, जैसे 18 हुआ, 400 हुआ, 318 हुआ। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो, याद रखना बच्चों, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सम संख्या होता है। वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसके लिए हमको भाग देने की जरूरत नहीं है, बस उसका इकाई अंक देख लेना है। जैसे 318, ये इकाई 8 इकाई, 1 दहाई और 3 सैकड़ा। तो ये 8, देखिए यहां 8 है, 8 इसमें है, तो ये सम संख्या है। हम इतना बड़ा नंबर लिख रहे हैं। चलिए अब इसके लिए हम सम संख्या को चेक करने के लिए डिवाइड करेंगे, तो ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बस हमको देख लेना है। तो देखिए इसका इकाई अंक क्या है? 2, तो ये 2 से डिवाइड पूरी तरह से हो जाएगा। इसको जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल 0 हो जाएगा। तो बच्चों याद रखना है कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो, तो वह सम संख्या होता है। ठीक इसका ऑपोजिट होता है विषम संख्या। विषम संख्या जिसको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, मतलब इसका ऑपोजिट हमको करना है। जो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आएगा वो सम संख्या होगा। ठीक इसका ऑपोजिट जिसके लास्ट में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए या 9 आए, ये हमारा क्या होगा? विषम संख्या। जैसे अब देखिए ये सम है कि विषम है, तो लास्ट वाले अंक से देखेंगे, इकाई अंक से देखेंगे। इकाई क्या है? 3, तो 3 है तो ये विषम संख्या है। इकाई अंक देखेंगे क्या है? 7, 7 क्या है? विषम संख्या है। तो इस तरह हम लोग आसानी से जान सकते हैं कि क्या सम संख्या होता है और क्या विषम संख्या होता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। देखिए इंटीजर से बाबू 2 तरह का होता है। एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव
और ये निगेटिव। जैसे हुआ, हम पॉजिटिव में लेंगे 1 2 3 4, निगेटिव में लेंगे -1 -2 -3 -4। ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव। तो पूर्णांक क्या करता है, ये पॉजिटिव नंबर को भी लेता है और निगेटिव नंबर, ये दोनों को ले लेता है। मतलब जितनी भी संख्या हो, इवन वो पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, ये पूर्णांक कहलाता है। अब आपको इसमें सोचने की बात है कि आप लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि जीरो होता है कि नहीं। तो जीरो भी बिल्कुल पूर्णांक के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 1 2 0 1 2 3 4 मतलब -1 -2 -3, ये जितने भी संख्या हैं सारे के सारे पूर्णांक है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखें ना, कि जब हम इंटीजर्स में, मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछा कि बताओ बाबू कि -3 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो आप लोग तो समझेंगे कि नहीं ये -4 बड़ा है, क्योंकि अंक 4 है। तो याद रखना कि जो निगेटिव होता है ना, ठीक है, जो निगेटिव होगा, जो ऋणात्मक होगा, जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। ये आप लोग हमेशा याद रखना कि जब दो ऋणात्मक संख्या दिया हो, उसमें से जो छोटा होगा वही बड़ा होगा, ठीक है। मतलब ऋणात्मक मतलब क्या, माइनस मतलब कर्ज। 3 रुपया कर्ज अच्छा या 4 रुपया कर्ज अच्छा, जाहिर सी बात है कि 3 रुपया कर्ज अच्छा। इसलिए पूर्णांक जो मतलब माइनस में अगर होता है, तो जो माइनस का अंक छोटा होगा वही अंक बड़ा होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। तो वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो, मतलब जो बटा के फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे 3/4, 5/7। तो बाबू आपके माइंड में ये जरूर, दिमाग में ये सवाल आता होगा कि भिन्न का भी यही होता है, वो भी P/Q के रूप में होता है। तो भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है? भिन्न में भी आप देखेंगे कि ये भिन्न भी है, ये भिन्न भी है और ये परिमेय संख्या है। तो हम कैसे जानेंगे कि भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है? तो समझते हैं। परिमेय संख्या जो है ना, परिमेय संख्या ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों ले सकता है। ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों ले सकता है। बस इसके डिनोमिनेटर मतलब हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखिए। सीधी सी बात है कि परिमेय संख्या जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ये आप लोग क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन सा ऋणात्मक है, कौन सा धनात्मक है। जैसे -3/4 ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, बस वो बट्टे में होना चाहिए और उसका रिमाइंडर जो उसका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन भिन्न में क्या होता है? ये P/Q के रूप में होता है, लेकिन इसका अंश या हर दोनों पॉजिटिव में होना चाहिए। भिन्न जो है निगेटिव नहीं लेता है, भिन्न निगेटिव नहीं लेता है, भिन्न ओनली पॉजिटिव लेता है। पॉजिटिव क्या मतलब P/Q के फॉर्म में, कहीं भी निगेटिव नहीं आना चाहिए। और परिमेय क्या होता है? ये दोनों -3/4 अगर हम पूछें कि -3/4 क्या है, तो ये परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। और अगर ये पूछा जाए भिन्न, तो ये भिन्न नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस आ गया और निगेटिव भिन्न निगेटिव नहीं लेता है। अगर हम ये पूछे कि 3/4 क्या है, तो बाबू ये परिमेय संख्या भी है और यह भिन्न भी है, ये दोनों। 3/4 चूंकि जो भिन्न है वो परिमेय संख्या है, ये दोनों काम लेता है, ये पॉजिटिव भी लेता है, ये निगेटिव भी लेता है, लेकिन भिन्न केवल और केवल पॉजिटिव लेता है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। फिर हम आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या। जिसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर।
अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो p बटा q के फॉर्म में नहीं हो, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न। अब आप ये समझिए जैसे 2 है, तो 2 को आप ये मत समझिएगा कि यह जो है सिंगल है और इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं। 2 को बाबू हम 2 बटा 1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2 बटा 1 लिख सकते हैं। तो ये p बटा q के फॉर्म में आ गया, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन √2 को नहीं लिख सकते। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि √2 का वैल्यू जो होता है 1.414 समथिंग इसके होता है। तो √2 को आप हम अगर p बटा क्यूब में रखते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है। ये जो है ना ये बढ़ते चला जाएगा, इसका रिमाइंडर जो है ना वो मतलब हम लोग उसको अगर डिवाइड करते जाए तो हम वो अशांत हो जाता है, मतलब हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग। तो √2 जो है वो अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका जो है ना हम रिजल्ट ठीक से नहीं प्राप्त कर सकते। तो √3 भी वही होगा, √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 का वैल्यू क्या हो जाता है बाबू, 2 होता है, और 2 को हम 2 बटा 1 लिख सकते हैं, इसलिए √4 जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। फिर √5 का हम नहीं, उसका भी पॉइंट में आएगा, उसका फिक्स रिजल्ट नहीं देगा, इसलिए वो क्या है, अपरिमेय संख्या, मतलब जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम जानते हैं रियल नंबर के बारे में, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जितने भी सारे संख्या हमने पीछे पढ़े, प्राकृतिक, अप्राकृतिक, परिमेय, अपरिमेय, तो जितने भी संख्या हमने पढ़े हैं उन्हीं संख्याओं का संग्रह जो होता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। तो वास्तविक संख्या मतलब टोटल कलेक्शन ऑफ नंबर, जितना भी नंबर आपने पढ़ा है वो सबका कलेक्शन है। अब चलिए वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ते हैं, जो आपके चैप्टर एक्सरसाइज फर्स्ट में इसके बारे में पढ़ना है और इसका एक्सरसाइज बनाना है हमको। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं दशमलव प्रसार। तो ये 3 तरह का होता है, शांत, जिसको इंग्लिश में हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग, और अशांत अनावर्ती, अशांत को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो इसमें 2 तरह का होता है। शांत मतलब वैसा दशमलव जिसको हम लोग एक फिक्स रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे अगर हम 1/2 करते हैं, तो 1/2 करते हैं तो 2 को हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट दिए, 0 लिए, 0.5, तो ये फिक्स हो गया कि हाँ 0.5 है। ठीक है, लेकिन अशांत अनावर्ती में ऐसा नहीं होता। जैसे 1/3 देखिए, 1/3, अब इसको 3 में फिर 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 0, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये हम कितना भी करेंगे ये 0.3333 रेपिटेशन होते चला जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो 3 है वहां पे हम लोग रिकरिंग लगा देते हैं। रैकरिंग हिंदी में इसको बार कहा जाता है। ठीक है, मतलब इस 3 का जो है ना बार बार रेपिटेशन होगा, और ये अशांत के नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। क्योंकि इसका हम रिजल्ट, फिक्स रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रिकरिंग का हम लोग साइन लगा देते हैं। अब है अशांत अनावर्ती, ये अशांत आवर्ती है। अनावर्ती जैसे √2, अब √2 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, तो जितना दशमलव तक हम मान लीजिए कि 4 दशमलव है, 5 दशमलव है, 10 दशमलव है, तो इसका रिजल्ट जो है ये कहीं कटेगा नहीं, ये बार बार जो है ना इसका रिजल्ट बढ़ते चला जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो ये आपका शांत, अशांत और शांत अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो शांत जिसका होता है जिसको हम प्राप्त कर ले सकते हैं, पॉइंट में ही हम प्राप्त कर ले सकते हैं। अशांत आवर्ती में क्या होता है कि उसको भाग देने पर उसका हम फिक्स नहीं निकाल पाते, वो एक संख्या जो है ना बार बार रिपीट होगा, जिसको अशांत आवर्ती कहते हैं। और अशांत अनावर्ती
जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, इसका हम फिक्स एक नहीं लिखा सकते हैं। इसके लिए आपको एग्जाम में या आपके क्वेश्चन में दिया होता है कि 2 अंक तक चाहिए या 3 अंक तक चाहिए। तो इस तरह से जो होता है वो अशांत, मतलब जो कट जाए वो शांत, जिसका हम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं शांत, और जो न कटे वो अशांत। ठीक है, तो ये आपका जो है आज का परिचय नंबर सिस्टम का समाप्त।